हेलो स्टूडेंट्स, आज हम इस वीडियो में रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स को डिस्कस करेंगे। रेवेन्यू और डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर से पहले हमने कैपिटल एक्सपेंडिचर्स ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है और उसमें एग्जांपल वगैरह लेके सब चीज़ें समझ ली हैं। तो अब हम सबसे पहले बात करेंगे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स की। तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होता क्या है, चलिए शुरू करते हैं। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर उन सारे खर्चों को रिफ़र करता है जो कि बिज़नेस को शुरू करने के लिए, जो बिज़नेस का जो ऑपरेशन हो रहा है, जो वर्किंग होती है, जब हम बिज़नेस स्टार्ट करते हैं, शुरू करते हैं, तो जिस वजह से बिज़नेस शुरू किया, मतलब जो हमारा वर्क है, नॉर्मल कोर्स ऑफ वर्क हम जिसे कहते हैं कि यही काम करेंगे। लाइक हम गुड्स प्रोड्यूस कर रहे हैं तो गुड्स को सेल करेंगे, ये प्रोडक्शन करके ये सेल करेंगे। तो जो ऑपरेशन है बिज़नेस का ना, उसमें आने वाले, उसके लिए उस ऑपरेशन को कंप्लीट करने में जो भी खर्चे आएंगे उन सबको हम क्या कहते हैं, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स कहते हैं। अब हमने कैपिटल एक्सपेंडिचर्स की वीडियो में देखा हुआ है कि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स को आइडेंटिफाई करना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। क्यों ज़रूरी है? क्योंकि यही वो आइटम है, जब हम सारे बिजनेस ट्रांजेक्शन्स को देखेंगे तो उन ट्रांजेक्शन में जो भी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर वाले आइटम है ना, यही वो आइटम है जो ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का पार्ट बनेंगे। मतलब इन एक्सपेंसेस को हमको कहाँ लिखना होगा, ट्रेडिंग और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में लिखना होता है। जबकि बाकी जो कैपिटल नेचर वगैरह एक्सपेंसेस हैं तो वो कैपिटल एक्सपेंडिचर है, उनको हमको बैलेंस शीट में लिखना पड़ता है। तो इसीलिए हमें ये समझना ज़रूरी है। तो सबसे बड़ी बात, बिजनेस का जो ऑपरेशन है उसमें होने वाले खर्चों को हम रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स कहते हैं। ये जो खर्चे होते हैं ना, इनको आइडेंटिफाई करते वक्त ध्यान रखना चाहिए कि ये वो खर्चे होते हैं जिनकी वजह से आपकी बिजनेस में जो भी फिक्स्ड एसेट्स हैं, है ना, चाहे वो आपकी बिल्डिंग है, चाहे वो आपकी प्लांट एंड मशीनरी है, जो है आपके फर्नीचर हैं, चाहे आपका लैपटॉप है, कंप्यूटर है, कुछ भी है जो आपके बिजनेस की फिक्स्ड एसेट्स हैं, उसकी एफिशिएंसी को बनाए रखने के लिए, उसको मेंटेन करने के लिए, कि जो एफिशिएंसी है, जैसे वो 1000 का प्रोडक्शन करती है आपकी मशीन, तो 1000 का ही प्रोडक्शन करती रहे, ये चीज़ उसकी स्मूथली होती रहे, उसके लिए उसमें जो भी खर्चा आएगा रिपेयर एंड मेंटेनेंस का, वो सब भी खर्चा करना, उस पर जो भी खर्चा आएगा वो सब क्या कहलाएगा, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। अब यहाँ पे ध्यान रखिएगा, जो फिक्स एसेट्स की एफिशिएंसी थी उसको मेंटेन कर रहा है, इंक्रीज़ करने की बात नहीं कर रहा है। अगर फिक्स एसेट्स की जो एफिशिएंसी है या उसकी अर्निंग कैपेसिटी, तो वो अगर इंक्रीज़ की जाती है तो, और उसकी इंक्रीज़ करने के लिए जो खर्चा होता है वो कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है। हमने डिस्कस किया कि वही मशीन है 1000 का प्रोडक्शन करती थी, लेकिन अगर हम कुछ और इस पर वर्क कर देंगे तो ये 1000 की जगह 1500 का प्रोडक्शन करना शुरू कर देगी। तो अब इसकी कैपेसिटी बढ़ गई। तो अगर इंक्रीज़ हो रही है और तब हमने खर्चा किया, तो हमने जो कुछ भी काम किया जिसकी वजह से ये 1000 से 1500 का प्रोडक्शन कर रहेगी, तो वो खर्चा हमारा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर नहीं, कैपिटल एक्सपेंडिचर कहलाएगा। लेकिन 1000 का प्रोडक्शन करती थी और ये हमेशा 1000 का प्रोडक्शन करती रहे, इसके लिए मशीन को स्मूथ रखना, उसमें जो भी ऑयल वगैरह जो भी डालने, इस तरह के जो भी वर्क करने हैं, उन सब में उस एफिशिएंसी को मेंटेन करने के लिए जो खर्चा होगा वो क्या कहलाएगा, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। और हम रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स के लिए क्या कहते हैं कि अगर हम सेल करें, क्योंकि नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस हमारा बिजनेस है, तो कुछ तो हम वर्क करते होंगे, या सर्विस में या गुड्स में, किसी में तो वर्क करते होंगे। तो जो कुछ भी हमारा वर्क है, जो ऑपरेशन वर्क है, जो काम करने का है कि हमारे बिजनेस में क्या काम होता है, उससे रिलेटेड अगर हम कुछ सेल वगैरह का है तो उसमें सेल करने में जो खर्चा आ रहा है, होलसेलर रिटेलर, मतलब मैन्युफैक्चरर से होलसेलर, होलसेलर से रिटेलर, तो ये जो डिस्ट्रीब्यूशन प्रोसेस में है, सप्लाई चेन मैनेजमेंट जैसे आप कहते हैं, उस सप्लाई चेन में अगर कहीं पे जो भी खर्चा आ रहा है उसको मेंटेन करने में, तो वो खर्चे भी, और इन सब को एडमिनिस्टर करने में अगर कोई खर्चा आ रहा है, लेकिन जैसे मैनेजर है, मैनेजर की सैलरी दे रहे हैं, वो पूरा ये सब मैनेज कर रहा है, पूरा ट्रांसपोर्टेशन का जो मैनेज करने के लिए एक हमने हायर कर रखा है, ट्रांसपोर्टेशन मैनेजमेंट का पर्सन है वो। तो ये सब जो एडमिनिस्ट्रेशन करने के लिए, इन सब चीज़ों को, आपके नॉर्मल ऑपरेशन के बिजनेस को एडमिनिस्टर करने के लिए जो लोग हैं, उनके रिलेटेड जो भी खर्चे होंगे वो भी क्या कहलाएंगे, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कहलाएंगे, राइट। ये एक्सपेंडिचर्स जो से होते हैं वो कैसे होते हैं, वो फिक्स्ड नेचर के नहीं होते हैं। मतलब एक बार खर्चा हो गया तो अब बस कोई दिक्कत नहीं है, अब 10 साल 15 साल के लिए छुट्टी, ऐसी बात नहीं होती है। ये खर्चे फिक्स्ड नेचर के नहीं, आज खर्चा हुआ, 6 महीने बाद, साल भर बाद आपको नेक्स्ट ईयर फिर से खर्चा करना पड़ सकता है। तो ये सब शॉर्ट पीरियड एक्सपेंसेस होते हैं, बार बार होते हैं, है ना, इसीलिए वो कहते हैं रिकरिंग इन नेचर, ये बार बार होने वाले खर्चे हैं। जबकि कैपिटल एक्सपेंडिचर वाले तो वो ट्रांजेक्शन जो एक बार हो गए ना, अब काफ़ी लंबे समय के लिए छुट्टी मिल गई, दोबारा वो खर्चा नहीं करना, मतलब नॉन रिकरिंग नेचर के हैं, और लॉन्ग टर्म एक्सपेंडिचर्स, उसका इम्पैक्ट लॉन्ग टर्म में पड़ेगा, तो वो सारे कैपिटल एक्सपेंडिचर बन जाते थे। जबकि जिनका नेचर फिक्स नहीं है, जो एक बार हुए, ऐसा है तो कि फ्री हो गया, पैसा नहीं, बल्कि बार बार होंगे, इस तरह का अगर आपका वो ट्रांजैक्शन दिख रहा है तो आपको उसे क्या कहना है कि ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, और फिर उसका ट्रीटमेंट आपको कहाँ लेके करना है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में करना है, राइट। सो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, बिजनेस के जो भी ट्रांजेक्शन्स आपको हो रहे हैं, उन सारे ट्रांजेक्शन्स को देखिए, उनको आइडेंटिफाई करिए। कैसे आइडेंटिफाई करेंगे,
आप देखिए कि ये जो ट्रांजैक्शन हुआ है या ये ट्रांजैक्शन क्या नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस में हुआ है, मतलब हमारा जो बिजनेस का ऑपरेशन है उसको नॉर्मली करने के लिए खर्चा हुआ है। अगर इसी वजह से ये ट्रांजैक्शन हुआ है तो इसको रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में डाल दीजिए, है ना। अगर ये नेचर इसका जो ये जो ट्रांजैक्शन आपको दिख रहा है ये बार बार होने वाला ट्रांजेक्शन है तो भी इसको रेवेन्यू नेचर का कर दीजिए, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में बोल दीजिए। ये जो खर्चा है वो शॉर्ट टर्म पीरियड का खर्चा है, मतलब ऐसा कुछ नहीं है कि एक बार हो गया तो लंबे समय के लिए छुट्टी है, मतलब आपको 5 साल 10 साल तक के एक्सपेंडिचर एक बार करके फ्री हो गए, ऐसा नहीं है। तो फिर इसको अगेन आप कहाँ रख दीजिए, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में रख दीजिए, है ना। ये आपका क्या है, आपके बिजनेस के जो भी एसेट्स हैं उनकी इफिशिएंसी को मेंटेन कर रहा है। जैसे आपके पास कंप्यूटर्स है, बहुत सारे कंप्यूटर लगे पड़े हैं आपकी ऑर्गेनाइजेशन में, है ना। तो उसमें क्या होगा, सॉफ्टवेयर एनुअल मेंटेनेंस जो होता है ना सॉफ्टवेयर का, तो आप उसके लिए चार्जेस दे रहे हो। तो अब ये क्या है, वो सॉफ्टवेयर प्रॉपर वर्क करता है, इसके लिए आपको मेंटेनेंस चार्जेस देने पड़ रहे हैं सॉफ्टवेयर की। तो ऐसे सिचुएशन में ये क्या, उसकी एफिशिएंसी को मेंटेन करने के लिए है ना, तो ये कैपिटलाइज नहीं होगा, ये क्या हो जाएगा आपका, ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में चला जाएगा। इसको हमें रेवेन्यू एक्सपेंडिचर की साइड कर देना पड़ेगा। लेकिन अगर वही हमने सॉफ्टवेयर खरीदा और फिर आपका इंस्टॉल कराया कि ये अब ये हमारा काम शुरू होगा, तो ये हमने क्या किया, बड़े लेवल पे जब आप ये काम करते हैं तो ये क्या हो जाता है, आपका कैपिटलाइज हो जाता है। जैसे सॉफ्टवेयर कंपनीज वगैरह होती हैं, नए सॉफ्टवेयर डेवलप कर रही हैं, नई चीज़ें कर रही हैं, उनको पेटेंट करानी, तो ये सब उनका क्या हो जाता है, कैपिटल एक्सपेंडिचर बन जाता है, राइट। तो और दूसरी चीज़ क्या है कि जो भी अर्निंग कैपेसिटी आपके बिजनेस की उसको मेंटेन करना, इंक्रीज़ करना नहीं, इंक्रीज़ करना कैपिटल एक्सपेंडिचर, मेंटेन करके बनाए रखना रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स, ठीक। और ये सारे एक्सपेंडिचर वो होते हैं जो कहाँ दिखते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस में। तो बेसिकली अगर आप कॉमर्स स्टूडेंट हैं तो आप समझ जाइएगा, जब आप ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं ना, ट्रेडिंग अकाउंट या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, तो जितने भी आइटम आप डेबिट साइड में दिखाते हो टू, वो सारे के सारे क्या होते हैं, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ही होते हैं। क्योंकि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में बताता है ये बार बार होने वाला खर्चा है, तो साल भर के अंदर कितना खर्चा हुआ आपने टोटल करके वहाँ लिख दिया। फॉर एग्जांपल टेलीफोन का खर्चा है, मोबाइल का खर्चा है, तो ये तो हमेशा होने वाला है, हर महीने आपने रिचार्ज किया फिर खत्म हो गया, डेटा पैक डलवाया फिर खत्म हो गया, तो हर बार होने वाला खर्चा है, रिकरिंग नेचर का खर्चा है। तो आप क्या करते हैं, अपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में टू मोबाइल एक्सपेंस या टू टेलीफोन एक्सपेंस करके जितना भी आपने खर्चा किया साल भर के अंदर उसको टोटल करके आप लिख देंगे। तो ये टोटल करना पड़ा ना, क्योंकि ये रिकरिंग नेचर का वन स्लॉट खर्चा नहीं है, एक बार हुआ काम खत्म, बार बार होने वाले खर्चे हैं। तो पीएल में जितने भी आइटम होते हैं वो सब के सब क्या होते हैं, आपके रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स होते हैं। इज इट क्लियर। अब ट्रेडिंग में जैसे आप परचेज का खर्चा लिख रहे हैं, टू परचेज, है ना, कैरेज, आप जो भाड़ा, माल भाड़ा और ये सब का खर्चा, तो ये सब के क्या क्या होते हैं, आपके रेवेन्यू एक्सपेंडिचर की कैटेगरी में जाते हैं, राइट। अब हम कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। तो जैसे आप ये बोलते ही आप समझ गए होंगे कि एग्जांपल कौन कौन से हो सकते हैं। जितना भी आप पीएल का आइटम देखते हैं सब एग्जांपल हैं, कि वेजेस एंड सैलरी। अब आप देखिए वेजेस एंड सैलरी रिकरिंग नेचर का, हर महीने आपको देना पड़ता है ना। पर अगर मतलब वर्कर है तो उनको वेजेस तो पर डे भी देना पड़ सकता है। इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस आपको हर महीने देना पड़ेगा, है ना। रेंट हर मंथ देना पड़ता है। कमीशन, जैसे ट्रांजेक्शन को कमीशन पेमेंट करना पड़ेगा, आपको कमीशन देना पड़ेगा अपने काम के लिए। तो ये सब क्या रिकरिंग नेचर का है। देखिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड लोन, अब यहाँ पे समझिएगा, यहाँ पे एक चीज़ क्या है कि ये जो भी लोन हम लेते हैं, तो अगर हमने कोई एसेट्स खरीदी और हमने उस एसेट्स को जो परचेज़ किया उसको लोन पे परचेज़ किया, ठीक है। तो अगर हमने लोन पे परचेज़ किया और वो एसेट्स अभी यूज़ करने के काबिल नहीं है, मतलब खरीद तो लिया लेकिन अभी उसमें थोड़ी सी फिटिंग विटिंग और हमको जो टेक्निकल पर्सन है उसको आउटसोर्स करना है, जो उसको पूरा इंस्टॉल करके प्रॉपरली बताए कि कैसे कैसे ये चलेगा, तो खाली हमने परचेज़ किया, अभी इसमें काम मतलब बाकी है, तो हमने लोन लिया इसे परचेज़ करने के लिए, लेकिन अभी रेडी टू यूज़ ये मशीन नहीं है, ये फिक्स्ड एसेट्स नहीं है। तो जब तक वो रेडी टू यूज़ नहीं होती है तब तक जो भी लोन का अमाउंट है वो तो कैपिटलाइज होना ही होना है, क्योंकि एक बार लोन ले लिया वो तो कैपिटलाइज होना ही होना है। लेकिन जब तक ये रेडी टू यूज़ में नहीं आई है तब तक जितना इंटरेस्ट का अमाउंट आपका पड़ा ना, वो इंटरेस्ट का अमाउंट भी आपको कैपिटलाइज करना पड़ेगा। और बच्चे यहीं पे कंफ्यूज हो जाते हैं। इंटरेस्ट जो होता है रिकरिंग नेचर, आपको हमेशा इंटरेस्ट पे करना पड़ता है ना। तो यहाँ पे क्या है कि इंटरेस्ट तो पे करना है, वो बात ठीक है, लेकिन यहाँ पे रूल क्या याद रखना है कि जब तक आपने एसेट्स यूज़ नहीं की और तब तक आपका जो खर्चा है, एसेट्स यूज़ में नहीं आई तो नॉर्मल कोर्स में नहीं आई, जब नॉर्मल कोर्स में नहीं आई तो उसके रिलेटेड एक्सपेंडिचर हम कैसे माने कि भाई इस मान लीजिए कि एग्जांपल था कि हमने मशीन खरीदने के लिए लोन लिया, तो लोन तो मेरा कैपिटलाइज कर दिया, अब उस मशीन के लिए हर लोन पे इंटरेस्ट भी उस लोन पे इंटरेस्ट भी देना पड़ रहा है। अब बात आई इंटरेस्ट की हम क्या करें, तो जब तक हमने मशीन यूज़ नहीं किया तब तक तो वो मेरे काम का नहीं रहा, वो बिजनेस ऑपरेशन में मशीन यूज़ नहीं हो रही है, तो वो वहाँ तक के एक्सपेंडिचर्स को हमें क्या मानना पड़ता है, कैपिटल एक्सपेंडिचर। और जिस दिन से वो मशीन यूज़ होना शुरू होती है उस दिन से जितना भी इंटरेस्ट का अमाउंट जाता है वो इंटरेस्ट का अमाउंट क्या बन जाता है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स। तो इस बात का ध्यान रखेंगे
कि मशीन आपकी रेडी टू यूज़ हुई कि नहीं हुई। तो जब तक वो रेडी टू यूज़ नहीं है तब तक आपको लोन और इंटरेस्ट के अमाउंट को कैपिटलाइज करना होता है, और जिस दिन से वो मशीन आपकी रेडी टू यूज़ हो जाती है उस दिन से आपको इंटरेस्ट को P&L में डालना पड़ता है, ठीक है, कैपिटलाइज नहीं करते हैं। इंश्योरेंस प्रीमियम है, ये भी आपका रेवेन्यू एक्सपेंडिचर था। पोस्टेज एक्सपेंसेस, रिपेयर ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, रिपेयर एंड मेंटेनेंस आप करा रहे हैं तो याद रखिए रिपेयर एफिशिएंसी को मेंटेन कर रहे हैं, इंक्रीज नहीं। कोई अलाउंस दे रहे हैं, HRA वगैरह दे रहे हैं, ट्रैवलिंग का अलाउंस दे रहे हैं कि ट्रैवलिंग के लिए ट्रैवलिंग का खर्चा आप देते हैं, तो इस तरह कोई भी आप दे रहे हैं तो वो सब चीज़ें जो है आपका कहाँ पे आ जाती है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कहलाती हैं। टैक्सेस का कोई प्रोविज़न आप कर रहे हैं तो वो भी हमारा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स में आ जाता है। इज इट क्लियर? तो ये हमारा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स हो गया। अब हम बात करते हैं डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स की। देखिए है तो ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स, लेकिन कैसा है, डिफर्ड नेचर का है ना, उसको डिले किया जा रहा है। तो ये कैसा होता है, इसका मतलब कैसे हो गया, डिले करने का मतलब क्या डिले करेंगे, हम खर्चा डिले कर रहे हैं? नहीं, खर्चा तो हम कर दे रहे हैं अभी इसी टाइम पे, लेकिन जो इसका फ़ायदा था ना वो आपका एक्सटेंड हो रहा है। तो देखिए हमने क्या देखा, कैपिटल एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में, कैपिटल एक्सपेंडिचर्स में वन स्लॉट में खर्चा हो रहा है, रिकरिंग नेचर का खर्चा नहीं होता है, और जो बेनिफिट होता है ना आपको लंबे समय तक मिलता है, मतलब लॉन्ग टर्म में उसका इम्पैक्ट रहता है। ऐसा खर्चा जिसका फ़ायदा आपको लंबे समय तक मिलता था उसको आप कैपिटल एक्सपेंडिचर में रखे थे। जैसे आपके फिक्स एसेट्स वगैरह को खरीदना, एक बार खरीदा एक बार खर्चा हो गया, लेकिन इस खर्चे का फ़ायदा हम लंबे समय तक उठा रहे थे, मतलब वो हमारा हमेशा के लिए एसेट्स क्रिएट कर दे रहा था, तो हमने उसको क्या बोला था, कैपिटल एक्सपेंडिचर बोल दिया था, है ना। तो यहाँ क्या कह रहा है कि ये वो खर्चे हैं जिनका नेचर तो रेवेन्यू का होगा, मतलब रेवेन्यू का नेचर तो आप समझ रहे हैं कि वो फिक्स नेचर के नहीं होंगे, शॉर्ट टर्म के होंगे, रिकरिंग होंगे, बार बार होने वाले होंगे, उनसे कोई एफिशिएंसी इंक्रीज़ नहीं होने वाली बल्कि मेंटेन की जाएगी, बिजनेस की एसेट्स की अर्निंग कैपेसिटी बढ़ेगी नहीं बल्कि मेंटेन की जाएगी। तो मतलब नेचर समझिए वो रेवेन्यू नेचर का, ये सब कहने का मतलब यही सब नेचर है उसका, उन खर्चों का। तो खर्चा का नेचर क्या बता रहा है कि तो रेवेन्यू नेचर का। लेकिन अब जब एक्सपेंडिचर्स मतलब हमने खर्चा किया अभी और ये शॉर्ट टर्म है तो उसका इम्पैक्ट भी शॉर्ट टर्म होना चाहिए, पर अगर उसका इम्पैक्ट, उससे मिलने वाला बेनिफिट, फ़ायदा आपका एक अकाउंटिंग पीरियड से ज़्यादा जा रहा, मतलब आप जब साल भर का बना रहे हैं ना तो साल भर से ज़्यादा उसका बेनिफिट ड्राइव हो रहा है, तो ऐसे खर्चों को, ऐसे ट्रांजेक्शन्स जो हुई हैं उनको आप पहचानिए और उनको क्या कहेंगे, डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, राइट। तो डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स में क्या हो गया, रिफर्स टू दोज एक्सपेंसेस विच विल बी इनकर्ड इन द करंट अकाउंटिंग पीरियड। खर्चा हम कब कर रहे हैं, अभी इसी पीरियड में कर रहे हैं, लेकिन उस खर्चे का जो फ़ायदा है ना वो कई अकाउंटिंग पीरियड्स तक आप उठाने वाले हो। खर्चा एक बार करो, फ़ायदा कई टाइम तक उठाओ, तो उसको बोलते हैं डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। खर्चों का नेचर किसका था, रेवेन्यू नेचर का, ये इंपॉर्टेंट बात हो जाती है वहाँ पे रखने वाली। अब देखिए यहाँ पे डिफर्ड रेवेन्यू के एक्सपेंडिचर के केस में ना एक चीज़ और ध्यान रखिएगा। अभी तक हमने आपसे क्या कहा, कैपिटल एक्सपेंडिचर बैलेंस शीट का आइटम, फाइनेंशियल पोजीशन को बताता है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का आइटम। तो डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कहाँ जाएगा, ट्रेडिंग एंड P&L में तो रेवेन्यू जाएगा, कैपिटल में तो जाएगा, कैपिटल एक्सपेंडिचर तो जाएगा बैलेंस शीट में। अब यही दोनों तो इंपॉर्टेंट थे, तो डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कहाँ जाएगा, तो जब ऐसा कोई ट्रांजैक्शन आपको दिख रहा है कि जो है रेवेन्यू नेचर का पर फ़ायदा आपको लंबे समय तक देने वाला है, एक अकाउंटिंग पीरियड से ज़्यादा उसका फ़ायदा आपको मिलेगा, तो इस तरह के हैवी खर्चों को ना हम कैपिटलाइज तो कर नहीं सकते, तो जब कैपिटलाइज नहीं कर सकते तो उनको बैलेंस शीट में दिखा नहीं सकते, लेकिन कैपिटलाइज वाला बेनिफिट तुमको मिल रहा है, लंबे समय तक के लिए लॉन्ग इम्पैक्ट दे रहा है, इसका मतलब हमें उसको कैपिटलाइज की तरह भी कुछ काम करना पड़ेगा। मतलब जैसे हमारे कैपिटल एक्सपेंडिचर्स का ट्रीटमेंट होता था वैसे ही इसका भी कुछ ट्रीटमेंट करना पड़ेगा। लेकिन दूसरी साइड इसका नेचर रेवेन्यू है, मतलब वो बार बार भी हो रहा होगा, है ना, एक साल भर में एक बार हुआ, आपका हैवी हुआ, ज़्यादा खर्चा हुआ, तो इस तरह से उसका खर्चा हो रहा है, बाकी नेचर भी आपके रेवेन्यू के हैं, तो ऐसे सिनेरियो में उसको हमको रेवेन्यू में भी दिखाना पड़ेगा, मतलब ट्रेडिंग और PL का भी कहीं ना कहीं पार्ट बनाना चाहिए। इसका मतलब हुआ डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर वो एक्सपेंडिचर थे जिनके जो खर्चे होते हैं हम वो खर्चे, वो हैवी अमाउंट के खर्चे बैलेंस शीट के एसेट साइड में दिखाते हैं और पर्टिकुलर अकाउंटिंग पीरियड में कुछ पैसा राइट ऑफ कराते हैं, फिर नेक्स्ट अकाउंटिंग पीरियड में फिर कुछ राइट ऑफ कराएंगे, फिर नेक्स्ट अकाउंटिंग पीरियड में कुछ फिर राइट ऑफ कराएंगे, मतलब वो खर्चों को धीरे धीरे ख़त्म करते हैं। हर साल कुछ अमाउंट दिखा के उस खर्चों को ख़त्म करते, एक स्लॉट में ख़त्म नहीं करते, क्योंकि फ़ायदा भी जब एक साल में नहीं कई सालों तक मिल रहा है तो उसको हम उस फ़ायदे के हिसाब से उसका खर्चा भी हर साल उसको बांटते जाते हैं, और तब तक वो एसेट साइड में दिखता रहेगा जब तक खर्चा पूरी तरीके से राइट ऑफ ना हो जाए, पूरी तरीके से ख़त्म ना हो जाए। इसका मतलब डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर PL में भी जाता है और बैलेंस शीट में भी जाता है। PL में डेबिट साइड में जाएगा एज एन एक्सपेंस क्योंकि एक्सपेंडिचर है,
और बैलेंस शीट में कहाँ जाएगा, एसेट साइड में जाएगा। तो टोटल अमाउंट एक बार दिखेगा और फिर थोड़ा थोड़ा उसमें से विड्रॉ करते करते उसको राइट ऑफ करते रहेंगे। तो जितना अमाउंट आपने पीएल में नहीं दिखाया है और खर्चा हो चुका है उसको हमको बैलेंस शीट में दिखाना पड़ेगा एसेट साइड में, और जो हमने पीएल में दिखा दी कि भाई इसको इस साल का खर्चा दिखाओ, उसको हम पीएल में दिखा देंगे। तो इस हिसाब से राइट ऑफ जो कर रहे हैं उसको पीएल में, और जितना अन राइट ऑफ है ना उसको हम कहाँ पे दिखाएंगे, बैलेंस शीट के एसेट साइड में दिखाएंगे। इसके एग्जांपल्स कौन से होते हैं जरा देख लेते हैं। इसके एग्जांपल है जैसे रिसर्च एक्सपेंसेस। अब रिसर्च आपने एक्सपेंडिचर किया, तो अब अगर रिसर्च आपने किया तो रिसर्च करने में टाइम लगता है, खर्चा भी होता है, आपने खर्चा कर दिया है। लेकिन अब इस रिसर्च से जैसे आपने मार्केट का रिसर्च किया, नॉर्मल कोर्स में बिजनेस में आपने अपने मार्केट का रिसर्च किया, तो अब ये कोई कैपिटलाइज नेचर का तो रिसर्च होने वाला नहीं। ये नेचर क्या कह रहा है, मार्केट का रिसर्च आपका ड्यूरिंग कोर्स ऑफ बिजनेस है। मार्केट को समझोगे तभी तो प्रोडक्ट बनाओगे, तभी तो सेल करोगे आप, कस्टमर पे रिसर्च कर रहे हो आप, पर रिसर्च में खर्चा आया आपका। लेकिन अगर आपने एक बार मार्केट को स्टडी करके अच्छे से समझ लिया कि मार्केट है क्या, कहाँ मेरा प्रोडक्ट सेल होगा, कस्टमर कौन से है, कैसा सेल करना है, तो अब इसका फ़ायदा आप लंबे समय तक उठाओगे और रिसर्च का एक्सपेंसेस ज़्यादा हुआ। तो ऐसे सिनेरियो में इसको हम क्या कहते हैं, डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स। सेम हैवी एडवर्टीजमेंट एक्सपेंसेस। मान लीजिए आपने 50 लाख का एक्सपेंडिचर कर दिया एडवर्टीजमेंट के नाम पे, बहुत सारा एडवर्टीजमेंट कर दिया। अब एक बार आपने एडवर्टीजमेंट कर दिया, इतना किया कि वो बार बार टीवीज़ पे, न्यूज़पेपर में हमेशा दिखाया जाएगा और लोगों के माइंड में वो कहीं ना कहीं प्रोडक्ट स्टोर होगा। तो एक बार आपने अगर इतना बड़ा कोई डील कर दिया और एडवर्टीजमेंट पे कर दिया, बड़ी बड़ी होर्डिंग और सब कुछ लगा दिया, तो आपको पता है कि अगर ये काफ़ी टाइम तक लगा रह गया, 6 महीना, 7 महीना, 8 महीना, तो लोगों के दिमाग में ये बैठना शुरू हो जाएगा। अब अगर लोगों के दिमाग में बैठ जाएगा तो लोग खरीदना शुरू कर देंगे। तो ये सब काम आपने क्यों किया, अपने नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस को कंप्लीट करने के लिए। सेल से रिलेटेड एक्सपेंसेस कहाँ जाते थे, वो जाते थे आपके रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में। तो इसका मतलब एडवर्टीजमेंट भी सेल्स से रिलेटेड खर्चा है, पर डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड चीज़ें आ जाती हैं। तो नेचर तो रेवेन्यू का हो गया और आपका क्या हो गया, लेकिन ये लंबे समय तक फ़ायदा देगा। एक बार अगर कस्टमर के दिमाग में प्रोडक्ट की इमेज बन गई तो वो हमेशा खरीदेगा, तो इसका फ़ायदा लंबा जा रहा है, इसलिए इसको बैलेंस शीट में दिखाना होगा। तो हम इसको क्या कैसे करेंगे, मान लीजिए 50 लाख का आपने खर्चा किया एडवर्टीजमेंट के नाम पे, तो अगर हम इस साल 1-1 लाख करके या 10 लाख रुपए राइट ऑफ कर रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, आपको बड़ा बिजनेस था तभी तो आपने 50 लाख किया, तो हम क्या करेंगे, पीएल में अगर 10 लाख राइट ऑफ कर रहे हैं या 5 लाख हम मानते हैं, तो 5 लाख हम इधर दिखाएंगे और 45 लाख हम कहाँ दिखाएंगे, आपके बैलेंस शीट के एसेट साइड में। तो जितना आप राइट ऑफ करने वाले वो पीएल में, जितना राइट ऑफ नहीं है वो आपकी बैलेंस शीट के एसेट साइड में दिखाएंगे। इसके अलावा एक्सपेंडिचर ऑन मार्केटिंग फॉर लॉन्चिंग अ न्यू प्रोडक्ट। आप मार्केट में नया प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे हैं, कुछ ट्रायल के बेसिस पे फ्री में आप प्रोडक्ट डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, कैंपेन कर रहे हैं, मतलब कुछ ऐसा कुछ कर रहे हैं आप कि नया प्रोडक्ट लॉन्च करने के लिए बड़ी बड़ी लोगों को बुला लिया कि मेरे प्रोडक्ट लॉन्चिंग है, आप सेलिब्रिटीज़ को बुला रहे हैं, उनको पेमेंट कर रहे हैं, तो आप खर्चे हुए हैं उसमें। तो ऐसे भी खर्चे को हम डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कहते हैं। इसके अलावा भी बहुत सारे खर्चे जैसे डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ शेयर्स एंड डिवेंचर्स है। प्रिलिमिनरी एक्सपेंस बहुत मैटर करता है। प्रिलिमिनरी एक्सपेंस क्या होता है, प्रिलिमिनरी एक्सपेंस मतलब होता है आपका कि बिज़नेस शुरू होने से पहले जो आपका हैवी अमाउंट में खर्चा हो गया, तो इसको हम बिज़नेस के ड्यूरेशन में थोड़ा थोड़ा करके उस एक्सपेंस को राइट ऑफ करते रहते हैं। तो जितना राइट ऑफ करोगे पीएल में और जितना राइट ऑफ नहीं करोगे वो कहाँ जाएगा, बैलेंस शीट के एसेट साइड में। तो इस तरह का खर्चा जो दोनों जगह जा रहा है उसको हम क्या कह रहे हैं, डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। इज इट क्लियर? तो कैपिटल एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। सो आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच।